नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है संवैधानिक सत्ता का स्रोत क्या है, न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय क्या होता है, और फिर जो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व क्या होता है, संप्रभुता क्या होता है, और फिर समाजवाद क्या होता है, लोकतंत्र, गणतंत्र क्या होता है, इत्यादि मूल्यों के संदर्भ में जो है इसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे और इसका जो है आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले जो है प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। कल लास्ट तक वीडियो में जो है हमारा यहाँ तक कवर हो चुका था। इसमें जो है हमने इसके कुछ अर्थ को भी स्पष्ट किया था हमने। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो है आज हमको इसमें देखना है बंधुत्व क्या होता है, और फिर जो है एक समानता क्या होता है, समानता क्या होता है, बंधुत्व क्या होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या होता है, इसको पढ़ना है। और साथ में जो है स्वतंत्रता क्या होता है, और स्वतंत्रता के बाद जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है कि समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्रात्मक क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। दोस्तों, ये प्रस्तावना के अंतर्गत जितने भी मूल्य शब्द हैं, इन मूल्यों के शब्दों को, अर्थ को आज स्पष्ट हम लोग जो है करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है हम बता भी दिए थे कि हम भारत के लोक शब्दावली जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो है इसमें पहला हेडिंग है संवैधानिक सत्ता का स्रोत क्या है। पहला है संवैधानिक सत्ता का स्रोत। संवैधानिक सत्ता का स्रोत। संवैधानिक सत्ता का स्रोत। दोस्तों, संवैधानिक सत्ता का स्रोत क्या है? बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ये प्रश्न पूछ लेता है कि संवैधानिक सत्ता का स्रोत क्या है, तो इसका आंसर है संवैधानिक सत्ता का स्रोत जो है ये जनता है। कौन है? जनता। जनता, चूंकि जनता ही जो है अपने प्रतिनिधि के रूप में एमपी एमएलए को निर्वाचित करती है, और यही एमपी एमएलए जो है जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इनकी यही जवाबदेहिता ही जो है एक तरीके से जो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है कि जनता। तो इसमें एक शब्द क्या है कि संवैधानिक सत्ता का स्रोत जो है जनता होती है, और जनता के बाद जो है इसमें एक शब्द है कि भारतीय जो संविधान है, इसमें कहा गया कि भारत का संविधान भारत के लोग जो है बनाते हैं, खुद के ऊपर स्वीकार करते हैं और उसे अपने ऊपर लागू भी करते हैं। क्या है कि जनता जो होती है, जनता संविधान संविधान बनाती भी है, बनाती है, अपने ऊपर स्वीकार करती है, अपने ऊपर स्वीकार, अपने ऊपर स्वीकार करती है, और फिर जो है लागू भी करती है, लागू भी करती है, करती है। तो ये क्या है? ये संवैधानिक सत्ता का स्रोत जो है जनता है। जनता ही जो है संविधान को बनाती है, इसे अपने ऊपर लागू करती है, सॉरी अपने ऊपर स्वीकार भी करती है और इसे लागू भी करती है। तो ये क्या रहा? जनता का स्रोत। तो अब इसमें जो है अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है जनता का मतलब संवैधानिक स्रोत क्या है? जनता। ये बार बार कई परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछा गया है। लेकिन अब हम लोग का टॉपिक है, हेडिंग है न्याय। हम लोग पढ़ेंगे न्याय। न्याय क्या है? न्याय, न्याय, जस्टिस, जस्टिस। न्याय क्या है? न्याय जो है तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? अभी जो हमने बताया, एक होता है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, एक होता है आर्थिक न्याय, आर्थिक
न्याय और एक होता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे जस्टिस क्या होता है, न्याय क्या होता है। न्याय के बाद फिर जो है सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है। इसका हम चरणबद्ध ढंग से जो है इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं न्याय क्या होता है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में या भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी भूभाग में जो है न्याय का संबंध किससे होता है, एक हक से होता है, एक सहभागिता से होता है, एक भागीदारी से होता है। किससे होता है? न्याय क्या है? न्याय जो होता है ये हक है, सहभागिता है, खैर इसको यहां पे लिख दे रहे हैं। न्याय जो होता है, न्याय क्या है? ये जो है हक है, सहभागिता है, सहभागिता और फिर जो है भागीदारी। अब जो है न्याय क्या है, अगर ये पूछा जाता है न्याय क्या है, न्याय एक हक है, न्याय एक सहभागिता है, न्याय एक भागीदारी है। जैसे समाज में जो है संपत्ति हो गया या आय संपदा का बंटवारा हो गया या संपत्ति का बंटवारा हो गया, तो ये क्या है, इसका ऐसा न्यायपूर्ण वितरण किया जाए या इसका जो है इसका बंटवारा ऐसे किया जाए जिससे किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। कहने का तात्पर्य यही है कि जो है चाहे किसी आय का, चाहे किसी संपदा का, चाहे किसी संपत्ति का, किसी जमीन जायदाद का, किसी का जो सार्वजनिक है, जो एक परिवार के एक समूह के रूप में व्याप्त है, सार्वजनिक है, उसका बंटवारा इस आधार पर किया जाए जिससे किसी व्यक्ति के साथ जो है अन्याय ना हो सके। तो ये क्या है, इसी को ही जो है सामाजिक दृष्टिकोण से इसी को सामाजिक न्याय कहा जाता है। इसी को सामाजिक न्याय भी कहा जाता है, सामाजिक न्याय। गांव में आप लोग अगर उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं, गांव में देखते होंगे कि परिवार होता है, परिवार में अलगाव होता है, उसमें नात बात, ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रधान वगैरह होते हैं, यहाँ तक कि जो समाज के थोड़ा नाम मानी व्यक्ति होते हैं, उनके माध्यम से भी जो है इस तरीके से जो है उनको मिलकर ये काम किया जाता है ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। तो उसी को ही न्याय कहा जाता है जो सामाजिक न्याय है। अब इसमें हम देखते हैं ये सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय में जो है, सामाजिक न्याय के तहत जो है इसमें क्या है कि सरकार जो है किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जो है लिंग के आधार पर, ये जो है इस आधार के भेदभाव के अंत की घोषणा करता है सामाजिक न्याय के तहत। और सामाजिक न्याय के तहत जो है इसमें सरकार के द्वारा हर व्यक्ति को सभी क्षेत्र में समान भागीदारी प्रदान किया जाता है। इसमें क्या है, ये हमारा न्याय हो गया। और सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो है धर्म, नस्ल, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के अंत की घोषणा करता है। आदि के अंत की घोषणा करता है। अंत की घोषणा, ये आदि के अंत की घोषणा करता है। और फिर जो है जब ये इन सभी चीजों की घोषणा हो जाती है, अंत की घोषणा हो जाती है, चाहे कोई स्त्री पुरुष हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, तो और चाहे उसका जन्म जो है भारत के किसी भूभाग के अंतर्गत ही किया गया हो, उसका जन्म हो, तो इन सभी आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो है सामाजिक न्याय के अंतर्गत ही जो है इसमें सरकार व्यक्ति बनाम व्यक्ति सरकार बनाम व्यक्ति, इसके हम समझ सकते हैं कि सरकार जो है सभी व्यक्ति को हर क्षेत्र में जो है भागीदारी प्रदान करने का भी प्रयास करती है। एक तरीके से सामाजिक न्याय की स्थापना का भी प्रयास करती है।
अब आर्थिक क्या होता है? आर्थिक क्या होता है? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में भी जो है वही चीज समाहित है। आर्थिक न्याय के तहत भी जो है इसमें सरकार के द्वारा जो है क्या किया जाता है? सरकार के द्वारा जो है धर्म, नस्ल, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के अंत की घोषणा किया जाता है और सभी व्यक्ति को एक न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा और हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में जो है एक भागीदारी प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जिससे सरकार आर्थिक न्याय तंत्र या आर्थिक न्याय की स्थापना को सुनिश्चित कर सके। तो इसमें क्या है? आर्थिक न्याय में इसमें भी इस चीज को ऐड किया जाएगा, इसके अंत की घोषणा करता है और न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करता है। न्यूनतम जीवन स्तर, प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश भी सरकार द्वारा की जाती है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो है विभिन्न जो योजनाएं चलाया जाता है, जैसे रोजगार, बेरोजगारी हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया या पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया और जो है मेडिकल क्लेम जो लिया जाता है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत दिया जाता है, एक तरीके से आर्थिक न्याय के तहत ही, आर्थिक समृद्धि के लिए ही, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता को जो है एक तरीके से न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त कर सके। तो ये सरकार जो है आर्थिक न्याय के अंतर्गत क्या करती है? सभी व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में जो है एक समान भागीदारी देने का प्रयास करती है, जिससे आर्थिक न्याय की स्थापना हो सके। फिर इसके बाद जो है राजनीतिक न्याय क्या होता है? राजनीतिक न्याय में भी वही चीज, ये जो है धर्म, नस्ल, ये वाला पॉइंट इसमें भी जोड़ा जाएगा इसमें कि राजनीतिक न्याय में जो है सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर जो सभी प्रकार के भेदभाव के अंत की घोषणा करता है और राजनीतिक न्याय के अंतर्गत जो है इसमें सभी व्यक्ति को चुनने का, चुने जाने का और सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार होता है। क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी को चुन सकता है, चुनाव खुद लड़ सकता है और सार्वजनिक पद ग्रहण कर सकता है। चुनने, चुने जाने और सार्वजनिक पद ग्रहण करने, सार्वजनिक पद ग्रहण करने, सार्वजनिक चुनने, चुने जाने और सार्वजनिक पद ग्रहण करने का जो है इसके तहत अधिकार मिलता है। कोई भी भारत का कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव लड़ सकता है और वो चुनाव में मतलब मतदान भी कर सकता है और सार्वजनिक पद भी ग्रहण कर सकता है। भारत सरकार इसके लिए क्या करेगी? जैसे इसको उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे महिलाओं के लिए जो है 50% पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है सीटों को, तो इसमें उदाहरण के तौर पर इसको समझ सकते हैं। पंचायती राज 50% महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। आरक्षण, तो ये चीज जो है हमारा क्या है? तो राजनीतिक न्याय के अंतर्गत जो है भारत सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की भेदभाव ना किया जाए और व्यक्ति को जो है राजनीति के क्षेत्र में जो है उसको समान अवसर दिया जाए सभी व्यक्ति को। इसे राजनीतिक न्याय की स्थापना का भी प्रयास सुनिश्चित होता है। तो दोस्तों ये जो है मोटे तौर पर हमारा एक तरीके से इसका अर्थ स्पष्ट हुआ और फिर इसके बाद जो है हमारा आता है कि समानता क्या है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, फ्रीडम, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता देख लेते हैं, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता, इसी फ्रीडम भी कह सकते हैं। स्वतंत्रता क्या होता है? स्वतंत्रता जो होता है ये जो है जैसे किसी भी व्यक्ति से संबंधित होता है। स्वतंत्रता का तात्पर्य किससे होता है? मानव समाज से होता है। समाज के उन व्यक्तियों से होता है जो एक तरीके से कह सकते हैं
कि करने योग्य कार्यों को करने देने की स्वतंत्रता। मतलब जो भी व्यक्ति है, चाहे आयु के आधार पर, चाहे जो है तो कर्म के आधार पर, अगर कोई व्यक्ति 10 साल का उम्र का हो गया है और उसको जो है वो कोई भी ऐसा कार्य है जो उस कार्य को करने के लिए योग्य है और उसको उस कार्य को करने के लिए उसको स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के द्वारा, समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है नहीं दिया जा रहा है, तो इसे स्वतंत्रता नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए योग्य हो गया, वह पढ़ने के योग्य हो गया है, नौकरी करने योग्य हो गया है, हर चीज के लिए योग्य है, फिर भी उसे उस चीज का जो है प्रयोग करने हेतु मौका नहीं दिया जाता, अवसर नहीं मिलता, तो वहां पे कह सकते हैं कि जो है ये स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। तो इसमें मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि जो है करने योग्य कार्यों को करने देने की स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है कि करने योग्य कार्यों को करने देने की स्वतंत्रता। मान लेते हैं हम पढ़ाने के योग्य हो गए हैं, और जो है कोई है ऐसा कि जो हमको पढ़ाने के लिए जो बाधित कर रहा है कि नहीं आप पढ़ा नहीं सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी स्वतंत्रता का जो है क्या होगा, हनन होगा, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा। तो इसमें जो है करने योग्य कार्यों को करने देने की स्वतंत्रता, जब ये स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, मानसिक समृद्धि कर सकता है, एक तरीके से जो है उच्चतम जीवन स्तर या जो है कह सकते हैं सामाजिक मूल्यों को समझने और पढ़ने की भी क्षमता को विकसित कर सकता है, राष्ट्र की एकता अखंडता में भी भागीदारी कर सकता है, राष्ट्र के निर्माण में भी जो है एक तरीके से अच्छा काम करके वो निर्माण कर सकता है। तो ये क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास। अब इसका उदाहरण हम लोग एक तौर पर और समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई लड़का है 6 साल का है और वो जो है जबरन तरीके से कह रहा है कि नहीं मुझे छत पर खेलना है, और छत पर खेलने के चक्कर में जो है उसे ये स्वतंत्रता नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी समझ, इतनी क्षमता नहीं है कि जो है हम छत पर से गिर सकते हैं या हम कुछ हो सकता है। इसलिए ऐसे स्थानों पर जो है यहाँ पर बाधित किया जा सकता है। फिलहाल इस शब्द के अर्थ से जो है स्पष्ट हो जाएगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। किससे होता है? स्वतंत्रता से ही। कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्र है तो वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, मानसिक समृद्धि कर सकता है, और जो है अच्छे कर्म के अनुसार, जो है अच्छे कार्यों के अनुसार वह जो है राष्ट्र में भी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। जो ये तो स्वतंत्रता हो गया। अब बंधुत्व की हम लोग जो है समानता की बात देखते हैं। समानता क्या है? इक्वालिटी, समानता। समानता इक्वालिटी, समानता क्या है? अगर समानता को देखा जाएगा तो समानता जो है ये मानवकृत की असमानता से ही उत्पन्न शब्द है। क्योंकि अगर असमानता ना होता तो समानता की उत्पत्ति ही ना होती, इसलिए ऐसा माना जाता है कि समानता की जो उत्पत्ति हुई है वो मानवकृत की असमानता से ही उत्पन्न हुई है। उत्पत्ति मानवकृत के असमानता से उत्पन्न हुई है। अब जब इससे ये मानवकृत के असमानता से उत्पन्न हुई है इससे, तो मानवकृत के समानता से क्या स्पष्ट हो रहा है कि इसमें भी वही चीज, किसी भी व्यक्ति को जो धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, मूलवंश के आधार पर,
नस्ल के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें सरकार के द्वारा, मतलब ये कह सकते हैं कि जो समानता है ये समाज का, ये जो है समाज के कल्याणकारी पर आधारित है, कल्याणकारी समाज पर आधारित है, कल्याणकारी समाज, कल्याणकारी। और फिर जो है इसमें भेदभाव के अंत की घोषणा, भेदभाव के अंत की घोषणा, अंत की घोषणा, घोषणा। और समानता को अवसर समानता के रूप में भी देखा जाता है, समानता को अवसर समानता के रूप में भी देखा जाता है, समानता को, समानता को अवसर की समानता के रूप में देखा जाता है, अवसर की समानता, अवसर की समानता के रूप में देखा जाता है। और फिर जो है सरकार की जो है क्या भागीदारी होती है इसमें, सरकार, ये सरकार, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं कि समानता, समानता जो है इसका अर्थ क्या होता है, या मानवकृत के असमानता से उत्पन्न हुई है। और जो है समानता जो है क्या करती है, एक तरीके से कल्याणकारी समाज की भी स्थापना करती है। समानता जो है, इस समानता को तभी स्थापित किया जा सकता है जब समाज जो है भेदभाव से मुक्त हो, उसमें स्त्री पुरुष के मध्य कोई भेद ना हो, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, जात के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो उसके अंत की घोषणा के आधार पर ही जो है एक कल्याणकारी समाज की स्थापना की जा सकती है। और इस समानता को अवसर के समानता के रूप में भी देखा जाता है। और समानता को तभी समझा जाएगा जब सरकार के द्वारा व्यक्ति को, जब सरकार के द्वारा व्यक्ति को जो है, हर व्यक्ति को जो है क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी दिया जाए, समान भागीदारी, समान भागीदारी, समान भागीदारी। तो दोस्तों इसको समझ सकते हैं और इसको जो है देख सकते हैं, फ्लोचार्ट के माध्यम से आप इसको जो है बना भी सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, और एक मूल्य शब्द है जो है बंधुत्व, हम लोग उसको देखते हैं, बंधुत्व। बंधुत्व, बंधुत्व क्या होता है, बंधुत्व, बंधुत्व जो है इसमें हम लोग जो है प्रस्तावना में पढ़ भी चुके थे, इसको हमने बताया भी था कि जो है बंधुत्व क्या होता है, इसके अर्थ को थोड़ा स्पष्ट भी किया गया था। लेकिन जो है इसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति की गरिमा और देश की, प्रस्तावना में क्या कहा गया है, प्रस्तावना में सबसे पहले देखते हैं बंधुत्व के संदर्भ में क्या बात कहा गया है। प्रस्तावना में, प्रस्तावना, प्रस्तावना में बंधुत्व के संदर्भ में कौन सी बात कहा गया है, इसमें जो है क्या कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता की बात की गई है। किसकी, एक तो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किया जाए, और फिर देश की एकता अखंडता को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब बंधुता, मतलब जो समाज में भाईचारे की स्थिति होगा, तभी जो है देश की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित हो सकती है। तो इसमें क्या है, प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि जो है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा एवं देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वा को बढ़ाने की बात की गई है, को बढ़ाने की बात की गई है।
तो इसको देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने की बात की गई है। इसमें किसको बात की गई है, बंधुत्व। लेकिन अब इसको बंधुत्व को पढ़ने से पहले हम लोग को देखना होगा कि व्यक्ति की गरिमा क्या है। इसमें क्या है, व्यक्ति की गरिमा क्या है, व्यक्ति की गरिमा क्या है। इसमें सबसे पहले हम इसमें देखते हैं व्यक्ति की गरिमा के अर्थ को। इसके अर्थ को हम लोग देखेंगे। अर्थ, अर्थ व्यक्ति की गरिमा। दोस्तों व्यक्ति की गरिमा का तात्पर्य, जैसे व्यक्ति की गरिमा मतलब कोई भी व्यक्ति है समाज का, चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, हमको क्या करना है, सभी व्यक्ति के प्रति एक तरीके से सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। सम्मानपूर्ण व्यवहार का तात्पर्य जो है यहाँ पर क्या है कि ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है एक विवेकशील प्राणी होता है। एक क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है या कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति एक जो है क्या होता है, विवेकशील प्राणी होता है। और मानव जो होता है यह जो है किसी के हित का साधन होता है और इस्तेमाल करने के लिए होता है, ना कि इस्तेमाल होने के लिए। लेकिन अगर मनुष्य से जो है जबरियन उसके सहमति के बगैर कोई कार्य कराया जाता है तो क्या होगा, तो उसकी मनुष्यता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि जो है बधुआ मजदूरी हो गया, दास प्रथा हो गया, वेश्यावृत्ति, ये क्या है, ये जो है व्यक्ति की गरिमा को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या है, हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर क्रमबद्ध ढंग से चलते हैं। और फिर जो है इसमें अगर व्यक्ति की गरिमा को और क्रम में आगे बढ़ाया जाए तो व्यक्ति जो होता है समाज का एक जो है स्वतंत्र चेता व्यक्ति होता है। स्वतंत्र चेता का मतलब क्या है कि समाज में अगर सार्वजनिक निर्णय है, कोई सामाजिक रूप से कोई निर्णय लिया जा रहा है तो समाज का यह दायित्व तो होना चाहिए कि उसमें किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो, उस निर्णय में उस व्यक्ति को भी भागीदारी बनाया जाए। इससे क्या होगा, इससे जो है समाज की बंधुत्व जो है सुनिश्चित होगी और देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में भी मदद मिलेगा। हम लोग जो है इसको की पॉइंट के माध्यम से जो है कवर करते हैं। व्यक्ति की गरिमा जो है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति जो है विवेकशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। की पॉइंट ओनली लिख रहे हैं, इसका एक्सप्लेन जो है आप लोग कर सकते हैं। विवेकशील प्राणी है और फिर जो है ये क्या है, यह जो है मानव समाज का हितकारी, हित भी करता है, मानव समाज के हित के लिए भी है। और यह जो है व्यक्ति कैसा होता है, यह जो है एक साध्य है, साधन नहीं है, मतलब इस्तेमाल करने के लिए है। इस्तेमाल, कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल करने के लिए है, करने हेतु। और फिर जो है किसी के सहमति, इसमें सहमति एक ही पॉइंट है, सहमति। सहमति के बगैर किसी से अगर कोई कार्य जबरन कराया जाता है तो उसकी मनुष्यता के साथ खिलवाड़ करना होगा। उदाहरण जो है इसमें हम देख लेते हैं। उदाहरण जैसे बधुआ मजदूरी, बधुआ मजदूरी, बधुआ मजदूरी, दास प्रथा, वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति जो मानवीय गरिमा के विरुद्ध हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि जो है मानव जो होता है एक विवेकशील प्राणी है। मानव जो है एक तरीके से समाज का जो है हितकारी भी होता है। मानव जो है इस्तेमाल करने के लिए होता है, इस्तेमाल होने के लिए नहीं होता। और जो है अगर मानव की सहमति के बगैर कोई कार्य कराया जाता है तो जो है उसकी मनुष्यता के साथ, उसकी गरिमा के साथ जो है खिलवाड़ माना जाएगा। फिर हमने उदाहरण दे दिया कि जैसे बधुआ मजदूरी हो गया, दास प्रथा हो गया, वैश्यावृत्ति जो है ये क्या है, ये एक तरीके से मानव का शोषण करती है, मानव की गरिमा के विरुद्ध है। और फिर जो है और इसके बाद इसी में देख लेते हैं कि जो है मानव क्या है, एक स्वतंत्र चेता व्यक्ति है। स्वतंत्र
स्वतंत्र चेता व्यक्ति है। अब स्वतंत्र चेता व्यक्ति तो है, स्वतंत्र चेता व्यक्ति है और सामाजिक निर्णय में अगर कोई भागीदारी लिया जा रहा है तो हर व्यक्ति को शामिल किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे जो है समाज में भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा और देश की एकता अखंडता सुनिश्चित होगी। तो आप लोग इस लेक्चर के माध्यम से जो है बंधुत्व को जो है समझें। और फिर जो है स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुत्व हो गया। अब बंधुत्व के बाद जो है हम लोग का टॉपिक आता है एक जो है उद्देश्यों को प्राप्ति करने का साधन कौन सा है। जैसे इसमें संप्रभुता हो गया, समाजवाद हो गया, और फिर जो है इसमें लोकतंत्र हो गया, गणराज्य हो गया। इन मूल्यों को हम लोग पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्ष, उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय, उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय, इसकी प्राप्ति के उपाय में जो है इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर जो है एक एक करके इसको पढ़ेंगे। पहला इसमें क्या है, संप्रभुता है, संप्रभुता। फिर दूसरा क्या है, समाजवाद, सोशलिज्म। और फिर जो है तीसरा है धर्मनिरपेक्ष, और फिर लोकतंत्र, फिर जो है पांचवा है गणतंत्र। सबसे पहले हम इसमें संप्रभुता को देख लेते हैं। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता का अर्थ जो है इसको भी स्पष्ट कर चुके थे। जैसे सरकार है, मतलब जो है ऐसी सरकार जो आंतरिक एवं बाह्य रूप से जो है स्वतंत्र हो, सर्वोच्च शक्ति सरकार में निहित हो और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता भी सरकार में निहित हो, तो उसी को क्या कह सकते हैं, संप्रभुता कह सकते हैं। यही संप्रभुता 1947 से पहले जो है ब्रिटेन के पास गिरवी पड़ा हुआ था। लेकिन जब 1947 में जो है भारत को स्वतंत्रता मिला, तो उसके बाद जो है क्या हुआ, भारत के पास जनसंख्या, भूभाग, सरकार तीनों तत्व थे, लेकिन यही संप्रभुता जैसा मूल्य ब्रिटेन के पास गिरवी पड़ा हुआ था। जब ये मिला तब भारत सरकार में जो है एक सर्वोच्च शक्ति निहित हुई और जो है वो आंतरिक और बाह्य शक्तियों के रूप में जो है क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। उस पर कोई नैतिक दबाव, कोई जो है एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय दबाव, पड़ोसी देशों का दबाव, किसी का दबाव से जो है वो सभी प्रकार के दबाव से मुक्त हो गया। हालांकि हम लोग जो है इसमें सिर्फ ये देखते हैं संप्रभुता क्या होता है, सिंपल और आसान भाषा में। इसको जो है इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि जो है ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी यहाँ पर है, कन्याकुमारी। और यहीं पर जो है जैसे इसमें ये भी जानते हैं कि इंदिरा कॉल जो है भारत की सबसे उत्तरी, तो फिलहाल ज्योग्राफी का टॉपिक है, ज्योग्राफी का उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है। दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार पर जो है महान निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो कहने का तात्पर्य हमारा इसमें यही है, संप्रभुता को बताने का अर्थ है कि भारत सरकार की सहमति के बगैर जो है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत सरकार की सहमति के बगैर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे पड़ोसी देश का हो। पड़ोसी देश में जैसे अंतरराष्ट्रीय जो सीमा संलग्न है उनकी बात किया जा रहा है। तो यहां से क्या है, सरकार, ये चीज।
जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत सरकार की सहमति के बगैर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। अगर कोई भी है, कोई पड़ोसी देश है, कोई अंतर्राष्ट्रीय देश है, भारत में प्रवेश तभी कर सकता है जब भारत सरकार के द्वारा उसे अनुमति प्रदान की जाएगी। हालांकि अगर जबरन तरीके से करता है तो उसे जो है एक अलग वे में ही लिया जाएगा, जैसे बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, युद्ध हो गया, ऐसी स्थितियों में जो है इसे समझा जाएगा। और फिर जो है हमारा ये समाजवाद है। समाजवाद, हम लोग समाजवाद देखते हैं क्या है। समाजवाद 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 क्या है? समाजवाद जो है, समाजवाद सरकारीकरण ही या सार्वजनिककरण ही क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाता है। सरकारीकरण ही, सरकारीकरण या सार्वजनिककरण ही, सार्वजनिककरण ही समाजवाद कहलाता है। समाजवाद कहलाता है। अब दोस्तों जो है समाजवाद तो ये तो ठीक है कहलाता है। सरकारीकरण मतलब इसमें जो है क्या है कि जो संसाधन है, जो संसाधनों के जो है, जो उत्पादन के साधन है उनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। जो आय संपदा ये सब है उनका जो है न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। तो समाजवाद क्या है? संसाधन, उत्पादन के साधनों का न्यायपूर्ण वितरण, उत्पादन के साधनों का समान वितरण, समान वितरण। समान वितरण का तात्पर्य भी यहाँ पर वही है, किसी भी व्यक्ति को स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जो है ये उत्पादन के जो साधन है उनका, जैसे जमीन समझ सकते हैं, जमीन जायदाद। और फिर जो है यह सरकार के द्वारा, जैसे सरकार की जो संपत्ति है, चाहे जमीन हो गया, चाहे जैसे ले सकते हैं तालाब हो गया, चाहे सड़क हो गया, चाहे परिवहन हो गया, इसका उपभोग करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मनोरंजन केंद्र हो गए, पार्क हो गए, ये क्या है? एक तरीके से ये सरकार के ही जो है दिखाई पड़ते हैं ज्यादातर। और फिर इसके बाद जो है, जैसे ये तो ये हो गया सरकारीकरण या सार्वजनिककरण ही जो है समाजवाद है। और समाजवाद में ये बताया गया कि उत्पादन के साधनों का समान वितरण होना चाहिए। और समान वितरण ठीक है, होना चाहिए, लेकिन समाजवादी जो ढांचा है ये इसे कब जो है अपनाया गया? तो 1955 ईस्वी में। कब? 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में कांग्रेस के, किसके? कांग्रेस के आवरणी अधिवेशन में समाजवादी लक्ष्य का ढांचा निर्धारित किया गया। समाजवादी लक्ष्य का ढांचा निर्धारित किया गया। देख सकते हैं कब? 1955 ईस्वी में जो है, 1955 ईस्वी में कांग्रेस के आवरणी अधिवेशन में समाजवादी लक्ष्य का आधारभूत ढांचा जो है घोषित किया गया था। कब? 1955 में। बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। और फिर इसके बाद है कि 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का और 1980 में जो है 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसके तहत? समाजवाद के तहत। तो इसमें जो है, खैर इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पर। 1969 में 14 बैंक, और फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये चीज हुआ। लेकिन इसके बाद इसमें क्या हुआ? 1955 हो गया, 1969 में 14 बैंक और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
लेकिन उस समाजवाद शब्द जो है, जो उस प्रस्तावना में, जो उद्देशिका में व्याप्त है, इसको संविधान में कब शामिल किया गया? तो इसमें जो है, जो समाजवाद है, इसे 42वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 42वां संशोधन जो है 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद को जो है इसे शामिल किया गया था। ये जो है आपका क्या हुआ? समाजवाद जो है आप देख सकते हैं।